मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन वेटनरी सर्जरी के एक नए चैप्टर जिसमें अपन अध्ययन करेंगे एब्सेस, सिस्ट, ट्यूमर और हर्निया के बारे में। ये सारे के सारे जो हैं ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं एक स्वेलिंग के रूप में। तो जो स्वेलिंग्स होती हैं, ये स्वेलिंग कितने टाइप की होती हैं दोस्तों? तो ये स्वेलिंग जो होती हैं इन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और ये स्वेलिंग हो सकती है कोई भी, अगर आपको बॉडी के ऊपर स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो वो स्वेलिंग दोस्तों आपकी हो सकती है ट्यूमर हो, एब्सेस हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, हीमेटोमा हो सकता है या फिर हर्निया हो सकता है। तो ये सारी की सारी आपको बाहर से केवल और केवल एक स्वेलिंग की तरह दिखाई देंगी। अब कौन सी स्वेलिंग में क्या है, कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एब्सेस है या सिस्ट है या फिर हीमेटोमा है या फिर ट्यूमर है, तो ये अपन वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे और लास्ट में अपन इसका कंक्लूजन निकाल के अपन आइडेंटिफाई कर देंगे कि भाई इसके अंदर ये चीज है तो ये एब्सेस है या फिर ये सिस्ट है या फिर ये ट्यूमर है। तो अपन इसका पूरा डिटेल से अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक स्वेलिंग आती है जिसको बोलते हैं एब्सेस या फोड़ा। तो एब्सेस या फोड़ा एक ऐसी स्वेलिंग होती है, एब्सेस या जो फोड़ा होता है वो एक ऐसी स्वेलिंग होती है दोस्तों, एक ऐसी स्वेलिंग होती है एब्सेस जो जिसके अंदर क्या भरी रहती है, मवाद भरी होती है। तो एब्सेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी कैविटी, एक ऐसी गुहा या एक ऐसी स्वेलिंग जिसके अंदर मवाद भरी रहती है उसको बोलते हैं आप एब्सेस। तो मवाद रहती है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी गुहा हो सकती है, असामान्य गुहा बॉडी के अंदर भी हो सकती है या फिर बाहर भी दिखाई दे सकती है आपको, उसको बोलते हैं आप एब्सेस। एब्सेस जो होती है दोस्तों, एब्सेस जो होती है, एब्सेस आपको, एब्सेस के अंदर खास बात क्या होती है कि एक तो मवाद भरी रहेगी, दूसरी चीज जो इसका ये जब बनती है एब्सेस, एब्सेस हमेशा इन्फेक्शन के कारण से, बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण से बनती है। ये क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसको एनगल्फ करने के लिए, उसको खाने के लिए न्यूट्रोफिल सेल्स या डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स मोस्टली होती हैं, न्यूट्रोफिल्स ये एनगल्फ करते हैं किसको, बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खा जाती है और इसको खाने से ही ये मवाद बनती है। तो ये मवाद बन जाती है, इसके अंदर आसपास के सेल डेब्रिस बनते हैं, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स होती हैं और एनगल्फ किए हुए बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये मवाद से भरी हुई एक कैविटी है, मवाद से भरी हुई एक कैविटी है जिसको एब्सेस बोलते हैं। ये जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है दोस्तों, तो जैसे जैसे साइड के अंदर तो ये थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट आप बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट, ये इसका मुख्य जो बिंदु होता है जो बिल्कुल उभार के रूप में होता है, ये दोस्तों जैसे जैसे ये पकती है वैसे वैसे क्या हो कि ये सॉफ्ट होता जाता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मतलब बिल्कुल नरम होता है, ये मुलायम होता है ये दोस्तों। तो इसकी जो पेरिफेरी जो है, इसकी जो परिधि है, ये तो दोस्तों कैसी रहेगी, थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी हार्ड रहेगी, थोड़ी कठोर। लेकिन ये जो इसका पॉइंट है ये कैसा रहेगा दोस्तों, सॉफ्ट रहेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक एब्सेस है। अब एब्सेस जो है वो बनने के आधार पर, सिम्टम के आधार पर दो तीन तरह की होती है। तो दोस्तों जैसे ही कोई एब्सेस बनती है, कोई एब्सेस बनती है तुरंत, जिसको 1 से 2 दिन लगते हैं, वो एब्सेस होती है, उसको बोलते हैं आप एक्यूट एब्सेस। दोस्तों इस एब्सेस को बनने के आधार पर आप बता सकते हैं, एक तो होती है एक्यूट, एक्यूट एब्सेस। एक्यूट एब्सेस क्या होती है, एक्यूट एब्सेस बनती है 2 से 3 दिन के अंदर ये बन जाती है। और ये जो एब्सेस जो होती है ये बिल्कुल पेनफुल होती है और गर्म होती है। तो तुरंत बनी है, तुरंत इन्फेक्शन रहा है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से बनी है, तो इसलिए एक्यूट एब्सेस है। और इस ये क्या होगी, पेनफुल होगी, मतलब दर्द होगा इसके अंदर, पेनफुल होगी, और पेनफुल होगी तो मतलब गर्म भी होगी, जो गर्म होता है वही दर्द देता है दोस्तों। तो एक्यूट एब्सेस जो होगी वो पेनफुल होगी और हॉट होगी। अब दोस्तों ये जो एब्सेस जो भरी रहती है, यहाँ पर एक पॉइंट और बता रखा है कि ये जो एब्सेस होते हैं जिसके अंदर जो मवाद भरी रहती है, ये मवाद जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है, मैच्योर होती गई, मैच्योर होती गई, मैच्योर होती गई, अब अगर ये मान लो बाहर नहीं निकल पा रही है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्लूइड जो पोर्शन है, इस मवाद का जो फ्लूइड जो तरल पदार्थ है वो आसपास की सराउंडिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, आसपास के टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो फ्लूइड पोर्शन है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो फिर केवल ये जो हार्ड जो दिख रहा है आपको, यही पोर्शन बच जाएगा, जो टाइट पोर्शन है वो बच जाएगा। तो ये बिल्कुल आपकी जो एब्सेस है वो बिल्कुल, ये जो इसके अंदर जो मवाद भरी रहती है ये मवाद बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल टाइट। कैसे, मतलब जैसे कोलगेट जो निकालते हैं आप, टूथपेस्ट जो करते हैं, उस पेस्ट की तरह हो जाएगी। उस पेस्ट की तरफ जब हो जाती है तो इसको बोलते हैं कैजिएटेड पस। कैजिएटेड पस। तो ये पस ही है, लेकिन ये पस कौन सी, सूखी हुई पस है। जो पस जो है, इस पस के अंदर से जो फ्लूइड पोर्शन है, जो तरल पदार्थ, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब तरल ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ये जो केवल सॉलिड मेटल इसके अंदर रह जाएगा, तो ये बिल्कुल टाइट टाइट सी महसूस होगी। पेस्ट टाइप के अंदर जो पेस्ट होता है, टूथपेस्ट आप करते हैं, उस टूथपेस्ट की तरह ये लगेगी। तो इसको बोलते हैं आप कैजिएटेड पस। तो ये क्या होगी, बिल्कुल सेमी सोलिड रहेगी, बिल्कुल हार्ड तो नहीं रहेगी लेकिन सेमी सोलिड रहेगी। तो इसमें तरल पदार्थ तो एब्जॉर्ब कर लिया गया है और केवल सेमी सोलिड थिक पोर्शन जो है वो रहा है यहाँ पर, उसको बोलते हैं आप कैजिएटेड पस। अब जो पस जो है, ये इनको आप बताया है कि एक तो होती है एक्यूट एब्सेस होती है, एक होती है दोस्तों क्रोनिक एब्सेस। देखिए एक्यूट एब्सेस जो होगी वो होगी, एक तो होट होट होगी, दूसरे पेनफुल होगी, पेनफुल। ठीक है, इसके साथ ही 2 से 3 दिन में बन जाती है, 2 से 3 दिन में बनती है। तो ये एब्सेस जो होती है वो 2 से 3 दिन में बन जाती है, ये पेनफुल होती है। दूसरी जो है, अब 2 से 3 दिन के बाद में जो एब्सेस जो बन रहा है वो क्या होता है कि पुराना हो जाता है। जो पुराना हो जाता है तो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो जो पुराना होता जाता है वो ठंडा पड़ जाता था। नया नया जब आता है कोई भी आदमी आता है, या कोई नई जॉब लगती है, या कोई प्रधानमंत्री जी नए नए बनते हैं, तो मतलब एक नया जोश रहता है, नया जोश रहता है, नई गर्मी रहती है शरीर के अंदर। तो उसी तरह से जो नया नया काम होता है तो वहां पर नई नई गर्मी पैदा होती रहती है, तो वो होते हैं एक्यूट। और अगर कई दिन बाद में क्या है कि फिर ठंडा पड़ जाता है, कोई भी जो यार वो तो ठंडा पड़ गया, तो काफी टाइम निकलने के बाद में कोई भी चीज क्या होती है, क्रोनिक का मतलब टाइम निकल चुका ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम निकल जाता है तो कोई भी चीज क्या पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। तो जो क्रोनिक एब्सेस होती है, जो ज्यादा पुरानी हो जाती है, तो उस क्रोनिक एब्सेस जो होती है उसको अपन दोस्तों बोलते हैं क्या, कोल्ड एब्सेस। ठीक है, तो इस ये 2 से 3 दिन के बाद में पुरानी जो होती थी, जो पुरानी एब्सेस होती है उसको आप बोलते हैं क्रोनिक एब्सेस या कोल्ड एब्सेस। और ये पेन, इसमें दर्द रहित, दर्द नहीं होता, इसमें दर्द नहीं होता, इसमें दोस्तों दर्द नहीं होएगा इसके अंदर। फिर दोस्तों आते एक सुपरफिशियल या बाहरी। सुपरफिशियल का मतलब ये, मतलब बाहर, बॉडी के बाहर, मतलब आपकी स्किन के ऊपर आपको दिखाई देंगी, सुपरफिशियल टिश्यूज के अंदर आपको दिखाई देंगी। और एक होते हैं गहरे एब्सेस। तो गहरे एब्सेस दोस्तों जो होते हैं वो मतलब डीप टिश्यू के अंदर बनते हैं, गहरे टिश्यू जो बॉडी के अंदर गहरे, जैसे लीवर के अंदर एब्सेस बन जाती है कई बार। ठीक है, तो वो होते हैं डीप एब्सेस। इसके अलावा मल्टीपल एब्सेस, जब बहुत सारे जगह जगह अगर एब्सेस बन जाते हैं, जगह जगह अलग अलग साइट के ऊपर अगर एब्सेस बन जाते हैं तो वो मल्टीपल हो गए। तो ये कोई ज्यादा मतलब वाली चीज नहीं है। अब दोस्तों अपने पास में ये अपने देखा एब्सेस के बारे में। तो देखिए एब्सेस का थोड़ा सा हम आपको ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ कि आखिर एब्सेस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप। एब्सेस जो होती है, आपने पहचान ली कि ये एब्सेस है। एब्सेस जो बनेगी जैसे जैसे मैच्योर होगी, सबसे पहले जब बनती है तो इमेच्योर इममेच्योर इममेच्योर एब्सेस बनेगी। मतलब एक्यूट स्टेज के अंदर जो एब्सेस है वो इमेच्योर एब्सेस होती है, जो कि हॉट होती है और पेनफुल होती है। कभी भी आप इस एब्सेस को, इमेच्योर एब्सेस को आप कभी भी नहीं खोलें, अदरवाइज तो वो ट्यूमर बन सकती है और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखें कि इमेच्योर एब्सेस को आपको कभी नहीं खोलना है, और इसमें आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। इमेच्योर एब्सेस को अगर आप खोल देंगे तो यहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इमेच्योर एब्सेस टाइम बीतने के साथ साथ धीरे धीरे मैच्योर एब्सेस के अंदर चेंज हो जाती है, मैच्योर एब्सेस के अंदर चेंज हो जाएगी, मैच्योर एब्सेस के अंदर चेंज हो जाएगी। अब ये मैच्योर एब्सेस जो होती है, इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो पॉइंट होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो है ये हार्डनिंग, नीचे जो है ये पस जो है वो कैसेटेड पस के अंदर लगभग चेंज हो जाएगी। जो पस है वो थिक हो जाएगी, पस जो होगी वो थिक हो जाएगी। पस जो होगी दोस्तों ये कैसी रह जाएगी, ये थिक पस होगी, थिक पस, टाइट, थिक, सेमी सोलिड। ठीक है, तो ये जो पस होगी, और इसमें यहां पर जो पस होगी दोस्तों,
ये बिल्कुल लिक्विड टाइप की पस होगी ये, साथ में इसमें ब्लड भी मिक्स रहेगा, ठीक है, और ये बिल्कुल हार्ड रहेगी। इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगा और ये फूटने की कोशिश करती है, मवाद से बुरी कैविटी होती है जो कि फूटने की कोशिश करेगी। तो ये मैच्योर एब्सेस है। तो आप मैच्योर एब्सेस को आपको खोलना है, नहीं कि इमेच्योर एब्सेस को आपको इंसिजन लगाना। इमेच्योर एब्सेस को आपको कभी नहीं खोलना। तो ये मैच्योर जब हो गई, तो मैच्योर हो गई तो आप दोस्तों ये जो इसका पॉइंट है, यहां पर आप क्रिस क्रॉस इंसिजन लगा सकते हैं। क्रिस क्रॉस इंसिजन मतलब आप चीरा लगाना है, इसको खोलना है। क्रिस क्रॉस इंसिजन कैसे रहता है, इस तरह से, एक चीरा इधर लगाया, एक यहां पर लगाया। तो इससे क्या फायदा होता है कि ये वापस से बंद नहीं होती इस तरह का चीरा लगाने से। तो ये इसका सेंटर पॉइंट पर आपने ये चीरा लगा दिया और इसकी ओपनिंग को खोल दिया। अब ये जो जो भी एब्सेस है, इसको आपको दबा दबा के आपको बाहर निकालना है। और आप बाहर निकालने के बाद में इस एब्सेस को आप क्या है दोस्तों, बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालने के बाद में जो एब्सेस फॉर्मिंग एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। ये क्या करती है, इस पस को बनाती है पायोजेनिक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं पायोजेनिक मेम्ब्रेन। पायोजेनिक मतलब पस बनाने वाली मेम्ब्रेन, पायोजेनिक मेम्ब्रेन, ये पस बनाने वाली मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। तो इसमें क्रिस क्रॉस इंसिजन लगाने के बाद में आप क्या करोगे, इसकी ड्रेसिंग करोगे। इसके अंदर जो भी गंदगी है उस सारी गंदगी को आप बाहर निकालोगे। और ये जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है, इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को आप बिल्कुल रिमूव कर दोगे। रिमूव किससे करोगे, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग से। ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक जो ऑइंटमेंट आपके पास में आते हैं, उनसे आप इसको हटा दीजिए। तो एंटीसेप्टिक से आप इसको धोएंगे, इस कैविटी को आप एंटीसेप्टिक जैसे पोविडीन आयोडीन से, स्ट्रॉन्ग पीपी सॉल्यूशन से, आप इन सब से आप इसको वॉश करेंगे और इसको बिल्कुल फ्लश कर देंगे। और इस पूरी की पूरी जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है, इसको आप हटा देंगे और फिर इसके अंदर आप गोज पैक कर देंगे। साथ ही साथ आप उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन, साथ ही साथ पेन किलर आप इसमें यूज करेंगे। तो ये आपकी एब्सेस जो है वो बिल्कुल हट जाएगी। तो एब्सेस को हटाने के लिए कौन से टाइप का इंसिजन लगाएंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एब्सेस हटाने के लिए हमेशा आपको कैसा इंसिजन लगाना चाहिए, क्रिस क्रॉस इंसिजन आप लगाएंगे। क्रिस क्रॉस इंसिजन ये आप याद रखेंगे। एब्सेस के अंदर कौन सा लगेगा, क्रिस क्रॉस इंसिजन लगेगा दोस्तों। क्या चीज हटाते हैं, पायोजेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसको हटाते हैं। जो भी इसके अंदर पस बनी है उसको बाहर निकालते हैं। जो भी पस है, डेब्रिस है, गंदगी है, उस सबको अपन बाहर निकालते हैं। और फिर इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, इस पूरी कैविटी को। और अंत में इसमें गोज पैक कर देते हैं। साथ ही साथ एंटीबायोटिक दवाइयां और पेन किलर आप यहाँ पर लगाते हैं। तो ये दोस्तों एब्सेस था। तो एब्सेस था क्या, एक मवाद से भरी हुई जो कैविटी होती है उसको एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस का जो सेंटर पॉइंट जैसे जैसे पकती जाती है, तो एब्सेस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सॉफ्ट होता जाता है, मतलब वो फटने की कोशिश करती है। अगर नहीं फट रही तो आप इंसिजन लगा करके उसको आप गंदगी को सारी को बाहर निकाल सकते हैं, सारी मवाद को आप बाहर निकाल सकते हैं। और फिर उस कैविटी की आप पूरी अच्छी तरह से ड्रेसिंग करेंगे एंटीसेप्टिक के सॉल्यूशन से। और उसमें जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है उसको आप बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हटा देंगे। अगर ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन अगर यहाँ पर बच जाती है दोस्तों, ये मवाद बनाने वाली जो मेम्ब्रेन अगर यहाँ पर बच गई, तो ये अगर जैसे आपने ट्रीटमेंट बंद किया और अगर ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर बच गई, तो ये धीरे धीरे वापस से पुनः दोबारा मवाद बना देगी। तो आपने देखा होगा कई बार फील्ड कंडीशन के अंदर भी कि मवाद की अपन कोई गले के आसपास में काफी ज्यादा मवाद की वो बनती है गांठें, उनको जब अपन खोलते हैं तो एक बार तो निकाल देते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में ओनर वापस रिपोर्ट करता है कि साहब इसमें तो वापस मवाद बन गई। तो उसमें वापस मवाद क्यों बनती है, क्योंकि ये जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन जो होती है दोस्तों, ये बिल्कुल आपने कंप्लीट तरीके से नहीं हटाई, इसकी कंप्लीट तरीके से आपने ड्रेसिंग नहीं की, तो ये दोबारा पस का निर्माण कर देती है। तो इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को हटाना बहुत ही जरूरी है। टाइप जो है इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, हॉट एब्सेस और कोल्ड एब्सेस। हॉट एब्सेस क्या होती है, एक्यूट जो तुरंत बनी है, जो कि दर्द वाली होगी, जिसमें इन्फेक्शन होगा। और कोल्ड एब्सेस होगी जो पुरानी एब्सेस हो जाएगी और इसमें कोई दर्द नहीं होगा। तो ये एब्सेस का डिवाइडेशन है। और एब्सेस के बारे में जो कुछ भी था वो आपको बता दिया। कभी भी इमेच्योर एब्सेस होती है या एक्यूट एब्सेस होती है उसको आपको नहीं खोलना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, वो ट्यूमर भी बना सकती है, बाद में फ्यूचर में कैंसर के अंदर चेंज हो सकती है। तो कभी भी आप इमेच्योर एब्सेस को नहीं खोलेंगे। ओके, फिर अपना दूसरा जो आता है दोस्तों, दूसरी जो स्वेलिंग आती है जो बॉडी के बाहर से आपको दिखाई दे सकती है, वो होती है दोस्तों सिस्ट। तो ये सिस्ट क्या होती है, तो सिस्ट एक ऐसी गुहा होती है
क्लोज्ड कैविटी होती है जिसके अंदर बिल्कुल पानी की तरह का फ्लूइड, अर्ध तरल, सेमी सॉलिड या अर्ध तरल फ्लूइड भरा रहता है, जो आपका भूरे कलर का हो सकता है, स्ट्रो कलर का, स्ट्रा कलर का होता है। मेनली जो कलर होता है इसमें स्ट्रा कलर का फ्लूइड इसके अंदर दोस्तों भरा होता है। स्ट्रा कलर या येलोइश कलर का जो फ्लूइड है वो इसके अंदर भरा रहता है। और ये जो सिस्ट जो होती है दोस्तों, ये पहली चीज तो आप ये याद रखें, नॉन इन्फ्लामेटरी होती है। नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब कोई इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है दोस्तों। मेन चीज ये है कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ये इसके अंदर नहीं होता, तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी होती है। दूसरी चीज इसमें मोस्टली जो होती है, ये जो होती है वो दर्द रहित होती हैं, इसमें दर्द नहीं होता है। और दूसरी चीज होती है कि ये बहुत ही धीरे धीरे बनती हैं, बहुत धीरे धीरे बनती हैं। तो एब्सेस एक ऐसी स्वेलिंग होती है, एक ऐसी गुहा होती है जिसके अंदर स्ट्रा कलर या येलो कलर का इसमें तरल या अर्ध तरल पदार्थ जो है वो भरा रहता है। ये एक ऐसी होती है जिसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता, नॉन इन्फ्लामेटरी होती है, मोस्टली इसमें कोई दर्द नहीं होता है, और ये बहुत ही धीरे धीरे बनती है दोस्तों। अब इस सिस्ट के अंदर ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के साथ साथ में यहाँ पर कोई भी फॉरेन मटेरियल हो सकता है, चाहे इसके अंदर बाल हो सकता है या कोई पैरासाइट हो सकता है, परजीवी हो सकता है इसके अंदर, या इसमें केवल फ्लूइड हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, केवल फ्लूइड भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। या फिर इसमें कभी दांत भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये हो, इसमें केवल पानी ही भरा हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। या हो सकता है इसमें बाल हो, या फिर इसमें हो कि परजीवी हो, कोई पैरासाइट हो, या फिर हो सकता है इसमें कोई फ्लूइड भरा हो, या फिर इसमें हो सकता है कि कोई दांत हो। इन्हीं आधार पर कि इसमें है क्या, इस कैविटी के अंदर, इस सिस्ट के अंदर आखिर है क्या, उसी आधार पर इस सिस्ट का डिवाइडेशन किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग तरह के सिस्ट को नाम दे दिया गया है कि इसके अंदर क्या है दोस्तों। जैसे ये है रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट जो होती है दोस्तों, रिटेंशन सिस्ट के अंदर क्या होता है, देखिए आपको बताता हूं कि अगर मोस्टली रिटेंशन सिस्ट जो होती है इसके अंदर लगभग लगभग बिल्कुल पेनलेस होती है, कोई दर्द नहीं होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर केवल और केवल फ्लूइड भरा रहता है। अब ये देखिए बनती कहां पर है, मोस्टली ये बनती है यहाँ पर, देखिए सलाइवरी सिस्ट, इसका एग्जांपल दिया सलाइवरी सिस्ट। तो ये देखिए आप जानवर के कान के जस्ट नीचे होती है पैरोटिड ग्लैंड, कान के जस्ट नीचे होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि, जो क्या करती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है। इस पैरोटिड ग्लैंड के सीक्रेशन को लेकर के जाती है, ये तो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। इस ग्लैंड के सीक्रेशन को, जो ये ग्लैंड क्या बनाएगी, सलाइवा बनाएगी दोस्तों, ये सलाइवा बनाएगी, लार बनाएगी। अब इस लार को लेकर के ये एक नलिकाकार स्ट्रक्चर जाती है, इस नलिकाकार स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट या स्टेंसन नलिका, स्टेंसन डक्ट। और ये नलिका कहां लेकर के आएगी, इसको मुंह के अंदर लेकर के आएगी लार को, ये लार को कहां लेकर के आएगी, मुंह गुहा के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर लेकर के आएगी इस लार को। अब मान लीजिए अगर इस डक्ट के अंदर यदि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है, यहाँ पर टिश्यू की ज्यादा ग्रोथ हो गई, और ये जो है ये ब्लॉकेज धीरे धीरे जो है इसका जो ये रास्ता है ये रुक गया दोस्तों। तो ये रास्ता रुक गया, लेकिन ये ग्रंथि तो क्या करेगी, सलाइवा को लगातार सीक्रेट करेगी, तो यहाँ से सलाइवा आएगा। तो दोस्तों ये जो सलाइवा जो है ये यहाँ आकर के, क्योंकि आगे तो इसमें रास्ता है नहीं, तो ये यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो ये जो है ये चौड़ी होती जाएगी, फूलती जाएगी। तो ये जो एक फुलावट हो गई, मतलब एक सोजन टाइप की संरचना हो गई, यहाँ पर सोजन आ गई, ये फूल गई, ये डक्ट जो है ये चौड़ी हो गई या फूल गई, तो ये आपको एक सिस्ट के रूप में नजर आएगी दोस्तों। इसमें क्या भरा रहेगा, ये सलाइवा भरा रहेगा दोस्तों, इसके अंदर है लार भरा रहेगा इसके अंदर। तो ये होती है दोस्तों सलाइवरी सिस्ट, ठीक है। ये मोस्टली भैंसों के अंदर बनती है, भैंसों में, और फिर गायों के अंदर बाकी ज्यादा नहीं बनती, भैंस बफेलो के अंदर ज्यादा बनती है क्या, सलाइवरी सिस्ट।
तो ये रिटेन कर दिया, इसने जो फ्लूइड है उसको रिटेन कर दिया, आगे नहीं जाने दिया, यहीं रोक के रख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन सिस्ट। ठीक है, तो ये एक नलिका थी। ठीक है, यहां पर देखिए यह किसी ग्रंथि की नलिका, ये ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, इसकी जो नलिका है उसमें उत्तकों की वृद्धि या किसी अन्य कारण से अगर ब्लॉकेज आ गया, रुकावट आ गई, तो उसके कारण से ये बन जाती है। तो ये आपको बताया कि यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है, कान के जस्ट नीचे होती है, गाय भैंसों में अपने भी यहाँ पर होती है कई बार इन्फेक्शन होकर क्या सूजन आ जाते, बोलते गड़सुआ सूज गया। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड जो होती है तो इसका जो सिक्रेशन जो होता है, जो लार होती है, इसको लेकर के जाती है स्टेंसन डक्ट। इस स्टेंसन डक्ट की अगर इसकी आंतरिक भाग में ग्रोथ हो जाए, टिश्यू बढ़ जाए, तो ये क्या है कि ब्लॉकेज हो जाएगा, इसका रास्ता बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो सलाइवा है ये तो बनता रहेगा, तो ये सलाइवा यहाँ करके इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने से इसका दबाव बनेगा, दबाव बनने से क्या है कि ये चौड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी, इसी को अपन बोलते हैं सलाइवरी सिस्ट। फिर दोस्तों कॉन्जेनाइटल सिस्ट, नाम से ही पता है कि कॉन्जेनाइटल सिस्ट क्या होती है। ऐसे सिस्ट जो जन्म से ही रहती हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, क्योंकि कुछ गुहाएं होती हैं अपने फिटस लाइफ के अंदर, जब अपन माँ के पेट के अंदर रहते हैं तो वहां पर क्या है कि कुछ गुहाएं होती हैं, जो अगर जन्म के समय वो जस्ट आफ्टर जन्म वो क्या है कि बंद हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये बंद नहीं होती, तो उसके अंदर फ्लूइड जमा रहता है, तो उसके कारण से वो सिस्ट टाइप की संरचना बन जाती है, तो उनको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल सिस्ट। जैसे यूरेकल सिस्ट, ये यूरेकल सिस्ट दोस्तों क्या होती है कि जो अम्बिलिकल कोड होता है, जो अम्बिलिकल कोड क्या करता है कि माँ से बच्चे को जोड़ा रखता है, और टिश्यू फिटस का जो ब्लैडर होता है, अम्बिलिकल कोड और ब्लैडर, इन दोनों के बीच में एक नलिकाकार संरचना होती है जो जन्म के समय बंद हो जाती है, लेकिन अगर वो बंद नहीं होती तो वो एक सिस्ट के टाइप में बन जाती है, जिसको बोलते हैं यूरेकल सिस्ट। ठीक है, तो ये जन्म से आपको मिल सकती है। एक होती है दोस्तों एक्सुडेशन सिस्ट, ये एक्सुडेशन सिस्ट, इसको हाइड्रोसील भी बोलते हैं। ये हाइड्रोसील कहाँ बनता है, वृक्षण के अंदर। ये वृक्षण जो है, टेस्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भरने से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसील। एक होती है इनकैप्सुलेटेड सील, देखिए इनकैप्सुलेट, कैप्सूल मतलब कैप्सूल, ये इस तरह की संरचना बनी कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर इन मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चीज है, इनकैप्सुलेटेड सिस्ट। तो इस इनकैप्सुलेटेड सिस्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई पैरासाइट होता है, परजीवी होता है दोस्तों, परजीवी होता है, या कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई बाल वगैरह भी हो सकता है, मैचली यहाँ पर पैरासाइट होगा। इस पैरासाइट को घेरे हुए ये कैविटी रहती है, इस पैरासाइट के चारों ओर ये एक आवरण बन जाता है, ठीक है, कैप्सूल बन जाता है, इसके अंदर ये एक पैरासाइट है, ये दोस्तों ये पैरासाइट है इसके अंदर, है ये पैरासाइट है इसके अंदर, परजीवी। इस परजीवी को घेर करके इसके चारों तरफ बॉडी ने प्रोटेक्शन कर दिया कि भाई तेरे को कहीं जाने नहीं देंगे, बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करने देंगे, तेरे को पकड़ के रखेंगे। तो ये पकड़ने के चक्कर में क्या है कि इसको पकड़ लिया और इसके चारों ओर एक आवरण बढ़ा दिया। तो इस तरह की जो सिस्ट होती है उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड, मतलब कैप्सूल, और इस कैप्सूल में डाल दिया किसको, परजीवी को। तो एक इनकैप्सुलेटेड सिस्ट हो गई, तो मेनली ये बनती है परजीवी के चारों ओर। मेनली देखिए अब इसको उदाहरण अगर आप देखें तो वो होती है हाइटेटेड सिस्ट, ये बकरियों के अंदर बनती है मोस्टली दोस्तों। हाइटेटेड सिस्ट जो होती है ये बकरियों के अंदर बनती है। सिस्ट, हाइटेटेड सिस्ट जो होती है, हाइटेटेड सिस्ट, हाइटेटेड सिस्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, पैरासाइट होगा, परजीवी होगा। हाइटेटेड सिस्ट जो मतलब एक सेस्टोड होता है, उस सेस्टोड को इसमें ये बांधे रखती है, इन कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर पकड़े रहती है। तो इनकैप्सुलेटेड सिस्ट जो होते हैं उसमें बाह्य पदार्थ या परजीवी के चारों ओर थैली नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कैप्सूल नुमा संरचना बन जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों इनकैप्सुलेटेड सिस्ट। फिर आती है एक डेंटिजीरस सिस्ट। तो डेंटिजीरस का नाम से ही पता है, डेंटी मतलब दांत, डेंटी मतलब डेंटल, डेंटल से बना है क्या, दांत। तो एक ऐसी सिस्ट जिसके जो दांत को घेरे रहती है, ठीक है, तो कोई छोटा एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है दांत की, तो कोई छोटा मोटा जो इसके अंदर दांत एक्स्ट्रा अलग से टीथ दांत आने लग जाते हैं साइड के अंदर, वो तो उस दांत के चारों ओर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन डेंटिजीरस सिस्ट। अब कितना पता होना चाहिए कि डेंटिजीरस सिस्ट में क्या हो रहेगा, दांत रहेगा,
और भैया ये बनती किसके अंदर है मोस्टली, डेंटिजिरस सिस्ट ये बनती है इक्वाइंस के अंदर, मतलब घोड़ों के अंदर, घोड़ों में मुख्यतः बनती हैं। तो डेंटिजिरस सिस्ट जो है दोस्तों ये बनेगी मुख्यतः किसमें, घोड़ों के अंदर। रिटेंशन सिस्ट किस में बनेगी, भैंसों के अंदर। फिर आती है दोस्तों एक अपने पास में कोनकल सिस्ट। ये कोनकल सिस्ट है, कोन का मतलब कोनकाई, और कोनकाई कहाँ होते हैं, कान। तो कान के पास में, ये कान के नीचे बनती है ये दोस्तों कोनकल सिस्ट। कोनकाई, कोनकल मतलब कान, कान के जस्ट नीचे बनती है ये, और ये भी बनती है किसमें, घोड़े के अंदर, ठीक है। घोड़े के कान के आधार पर मिलती है ये कोनकल सिस्ट। एक होती है दोस्तों डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डर्मोइड सिस्ट के अंदर क्या रहता है दोस्तों, डर्मोइड सिस्ट के अंदर रहता है, या तो इसके अंदर रहता है कोई ना कोई बाल रहता है, या फिर इसके अंदर सिबेसियस जो ग्लैंड होती है जो कि पसीना का स्रावण करती है, सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस जो ग्रंथि होती है उसका का स्रावण, ये इसके अंदर भरा रहता है दोस्तों। तो इस सिस्ट के अंदर क्या भरा रहेगा, या तो होगा बाल, या फिर सिबेशियस ग्रंथि का स्रावण इसके अंदर बढ़ा रहता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। तो ये मेनली मिलती है ऊंट के अंदर, ऊंट के अंदर मिलती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऊंट के अंदर मिलेगी ये। ऊंट की गर्दन, जबड़े के जस्ट नीचे, जबड़ा जो होता है ऊंट का उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मिलती है ये मोस्टली। तो ये इसका यही पूछा जाता है कि भाई डर्मोइड सिस्ट जो होती है उसमें क्या मिलेगा, बाल मिलेगा, पैरासाइट मिलेगा, सिबेशियस सिक्रेशन मिलेगा, या फिर उसमें सलाइवा मिलेगा। तो इतना पता होना चाहिए कि डेंटिजिरस सिस्ट में दांत मिलेगा, रिटेंशन सिस्ट में फ्लूइड मिलेगा या लार मिलेगा, है। और आपका ये जो है डर्मोइड सिस्ट, इसके अंदर आपको मिलेगा बाल और हाइड्रेटेड सिस्ट, बाल और सिबेशियस फ्लूइड मिलेगा। और एक आपके पास होती है एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। एनकैप्सुलेटेड सिस्ट के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा क्या, पैरासाइट। उसका एग्जांपल कौन सा है, हाइड्रेटेड सिस्ट, जो मुख्यतः किस में बनती है, बकरी के अंदर बनती है। तो ये आपको एक क्लासिफिकेशन आपको दिया सिस्ट का। तो भैया सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कि सिस्ट को क्या करते हैं अपन, सिस्ट का ट्रीटमेंट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं होता, कि सिस्ट को जो है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा इंसिजन दे करके। सिस्ट का ट्रीटमेंट की अपन बात करें, सिस्ट के ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, सिस्ट है इसका ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो इस सिस्ट को एक्सरसाइज करेंगे आप, वहां पर इंसिजन लगा करके सिस्ट का जो भी फ्लूइड है उसको बाहर निकालेंगे, या सिस्ट को पूरी की पूरी ये सिस्ट है, इस सिस्ट को यहाँ से बिल्कुल, ये सिस्ट है इसको यहाँ पर एक्सरसाइज कर देंगे, बिल्कुल सिस्ट को बाहर निकाल देंगे, सिस्ट को एक्सरसाइज कर देंगे, बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। केवल चीरा नहीं लगाएंगे, कि चीरा चीरा किस में लगाएंगे, एब्सेस के अंदर लगाएंगे, क्रिस क्रॉस टाइप का, जबकि इसके अंदर चीरा नहीं लगाना आपको। इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी फ्लूइड रह जाएगा तो वापस बन जाता है। तो ये मान लो कि ये सिस्ट है, ये स्किन की कवरिंग है, ये बाहर, ये देखिए ये तो स्किन की कवरिंग है, ठीक है, ये स्किन की कवरिंग है, और ये जो है ये क्या है, ये सिस्ट है। तो आप यहाँ पर एक चीरा लगाएंगे, ठीक है, और फिर इसको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को बाहर एज इट इज ऐसे कैसे बाहर निकाल देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है, सिस्ट को एक्सरसाइज कर देंगे, सिस्ट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब अपने पास दोस्तों आता है अगला कंटेंट जो आता है अपना, वो आता है हर्निया। अब हर्निया दोस्तों क्या होता है, कि हर्निया जो है वो किसी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू, किसी भी शरीर में कोई भी नॉर्मल या एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू यदि शरीर का कोई भी अंग किसी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल ओपनिंग से निकल करके त्वचा के नीचे आ जाता है, त्वचा के नीचे या फिर किसी गुहा में चला जाता है, जैसे त्वचा के नीचे या फिर अन्य गुहा के अंदर आ जाता है, उसको हर्निया कहते हैं। तो दोस्तों इसी डेफिनेशन से दो तरह के हर्निया बन जाते हैं, एक तो त्वचा के नीचे और एक आ जाता अन्य गुहा के अंदर। तो अन्य गुहा में चला गया तो अंदर ही क्या, अंदर ही रह गया, तो अन्य गुहा में चला गया तो वो बन गया दोस्तों इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, और एक होता त्वचा के नीचे, तो त्वचा के नीचे आ गया तो आपको दिखाई दे जाएगा, बाहर से आपको पता पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हर्निया। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही बता रखा है कि ये दो तरह के हर्निया हो सकते हैं, डेफिनेशन से
एक तो हो गया एक्सटर्नल हर्निया और एक इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया के अंदर आपको क्या दिखाई, त्वचा के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा, और इंटरनल हर्निया के अंदर बॉडी की एक कैविटी से दूसरी कैविटी के बीच के अंदर गैप बन जाएगा, वहां से एक कैविटी से दूसरी गुहा के अंदर कोई भी अंग है वो प्रोट्रूड हो जाएगा अंदर के अंदर, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके हर्निया बन सकते हैं इस डेफिनेशन से ही। तो डेफिनेशन क्या है कि शरीर के कोई शरीर का कोई अंग है, किसी नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है या फिर एबनॉर्मल ओपनिंग हो सकती है, उससे निकल करके या तो त्वचा के नीचे आ जाएगा या फिर शरीर में ही किसी गुहा के अंदर दूसरी गुहा में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं आप हर्निया। हर्निया दो तरह के, इंटरनल हर्निया और एक्सटर्नल हर्निया, इस डेफिनेशन के अनुसार कि कहां पर है हर्निया की लोकेशन कहाँ है, शरीर के अंदर या फिर बाहर से दिखाई दे रहा है। अंदर के अंदर है तो इंटरनल हर्निया, और अगर बाहर से दिखाई दे रहा है तो वो होता है एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया जो होता है केवल इंटरनल हर्निया का केवल दोस्तों एक ही एग्जाम्पल होता है। इंटरनल हर्निया जो होता है उसका केवल एक ही एग्जाम्पल होता है, वो होता है डायफ्रामेटिक हर्निया। बाकी सारे के सारे जो उदाहरण होते हैं आप पढ़ोगे वो सारे के सारे एक्सटर्नल हर्निया के ही उदाहरण होंगे। जितने भी आप हर्निया पढ़ोगे वो सारे के सारे हर्निया जो होंगे वो एक्सटर्नल हर्निया होंगे। इंटरनल हर्निया का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है दोस्तों, ये डायफ्राम होता है, एनिमल के भी यही आता है, ये वक्ष गुहा होती है, ये एब्डोमल कैविटी होती है। एनिमल की एब्डोमल कैविटी में क्या होता है, रूमन होता है, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम और इंटेस्टाइन। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये रेटिकुलम जो होता है इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है, फॉरेन बॉडी अटक जाती है रेटिकुलम के अंदर, वो फॉरेन बॉडी थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करती रहती है, उसका थोड़ा प्रेशर रहता है, या फिर काफी ज्यादा कई बार प्रेगनेंसी के कारण से पेट की साइज अगर बढ़ जाती है उसके कारण से जो रेटिकुलम है ये जो है दबाव बनाता है इस डायफ्राम के ऊपर, इस डायफ्राम के ऊपर। तो अगर डायफ्राम अगर कमजोर है, डायफ्राम कहीं पर अगर कमजोर है तो वो डायफ्राम क्या है कि वहां से फट जाएगा। डायफ्राम फट जाएगा तो दोस्तों रेटिकुलम जो है ये एब्डोमिनल गुहा से निकल करके इस गुहा के अंदर रेटिकुलम का एक जो पार्ट है, पूरा रेटिकुलम तो नहीं जाएगा, इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं बनती है, लेकिन रेटिकुलम का एक पार्ट जो है वो यहाँ से इस वक्ष गुहा के अंदर, इस थोरेक्सिक कैविटी के अंदर दोस्तों आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हर्निया। तो एक ओपनिंग बनी, डायफ्राम के अंदर ओपनिंग थी नहीं लेकिन ओपनिंग बनी, और ओपनिंग बन करके एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन जो है वो वक्ष गुहा के अंदर, एक गुहा से दूसरी गुहा के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हर्निया हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। मोस्टली डायफ्रामेटिक हर्निया भैंसों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, भैंसों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो डायफ्रामेटिक हर्निया जो है वो इंटरनल हर्निया का उदाहरण होता है। बाकी एक्सटर्नल हर्निया के अंदर क्या होगा कि आपकी स्किन के नीचे कहीं पर भी कोई चोट लगी, उस चोट से मांसपेशियां वीक हुई और मांसपेशियों को पेरिटोनियम जो है वो वीक हुई, तो पेरिटोनियम और मांसपेशियां वीक हुई तो वो फट गई, और बॉडी का अंदर का कोई भी अंग जो है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी में आप बात करें लीवर हो सकता है, ओमेंटम हो सकती है, आंतें हो सकती हैं, तो वो जस्ट स्किन के नीचे आकर के इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। क्या क्या फट गया अंदर से फट गई मांसपेशी और पेरिटोनियम। देखिए दोस्तों इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि हर्निया एक्चुअली होता क्या है। आखिर हर्निया जो होता है वो किस तरह का बनता है हर्निया। देखिए दोस्तों ये बॉडी की कैविटी है, ये आगे जो है ये आगे जो है ये तो जो है दोस्तों ये जो है ये थोरेक्सिक कैविटी है, ठीक है। ये थोरेक्सिक कैविटी, थोरेक्सिक गुहा, और ये जो है ये है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा, ठीक है, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, डायफ्राम। ये स्ट्रक्चर जो है वो है डायफ्राम। अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, रेटिकुलम, ये देखिए यहाँ पर एक पार्ट होता है रेटिकुलम, और ये बड़ा हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है, रूमन, रूमन। फिर ये ओमेजम, और इससे ओमेजम के आगे जो होता है ये ओमेजम जो है ये घूम के ये एबोमेजम, ठीक है। ये रूमन है, रूमन, ये रेटिकुलम, ये ओमेजम और ये एबोमेजम, ये चार पार्ट होते हैं रूमिनेंट के स्टोमक के।
रूमिनेंट का जो स्टोमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। एक रूमन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, रेटिकुलम जो बहुत छोटा होता है, फिर ओमेजम, फिर एबोमेजम, और फिर बाद में एबोमेजम से निकल के ये फिर आंतें आ जाती हैं दोस्तों, आंतें आ जाएंगी फिर इसके बाद में। ये फिर आंतें आ जाएंगी हैं। ये आंत का हिस्सा है, ये आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर ये रेक्टम के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। और ये जो गुहा है, ये पीछे वाली जो गुहा है, ये पेल्विक कैविटी है, पेल्विक गुहा। तो 3 गुहा मेनली मिलती है, थोरेक्सिक गुहा, एब्डोमिनल गुहा और पेल्विक गुहा। अब इस एब्डोमिनल कैविटी में दोस्तों रूमन होता है, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, और ये आंतें होते हैं। आंतों के चारों ओर फैट का एक आवरण होता है, ये फैट का आवरण भी होता है यहाँ पर दोस्तों, देखिए ये फैट का एक आवरण होता है यहाँ पर, फैट इस पूरी जो आंत होती है इसके साथ साथ फैट जमा होती है, फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपका बताएं डायफ्रामेटिक हर्निया, तो दोस्तों ये डायफ्राम है, डायफ्राम है ये। अब ये डायफ्राम है दोस्तों, अब ये रेटिकुलम की साइज अगर बढ़ती है, रेटिकुलम पर प्रेशर बढ़ता है, तो ये रेटिकुलम जो है यहाँ पर जोर लगाता है, यहाँ पर जोर लगाएगा, यहाँ जोर लगाएगा, और धीरे धीरे अगर ये डायफ्राम, अगर ये क्या है, मांसपेशी है डायफ्राम, तो ये डायफ्राम जो है जैसे ही वीक हो गया, मान लो तो ये वीक हो गया, तो ये जो रेटिकुलम का हिस्सा जो है यहाँ पर ओपनिंग बन गई, और ये फिर रेटिकुलम जो है वो यहाँ आ जाता है। तो रेटिकुलम इस एक गुहा से दूसरी गुहा के अंदर चला गया, यहाँ पर एक ओपनिंग बन गई, जो ओपनिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। तो ये होता है डायफ्रामेटिक हर्निया। अब फिर बनता है आपका दूसरे एक्सटर्नल हर्निया, जो मुख्यतः एब्डोमिनल हर्निया बनता है, एम्बिलिकल हर्निया बनता है। तो स्ट्रक्चर क्या होती है कि ये एब्डोमिनल कैविटी है दोस्तों, ये सारे के सारे जो अंग होते हैं दोस्तों, ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरे रहते हैं, जिसको बोलते हैं आप क्या, पेरिटोनियम, ठीक है। सारे के सारे जो ऑर्गन होते हैं वो किससे घिरे होते हैं, पेरिटोनियम से घिरे होते हैं दोस्तों, ये पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम। सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे घिरे रहते हैं, पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम के बाहर क्या रहती है, ये पेरिटोनियम, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ये मांसपेशियां आ जाएंगी, ठीक है, फिर ये फेसिया आ जाएंगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाएगा, और ये स्किन आ गई, ठीक है। ये फिर ऊपर ही ऊपर स्किन आ गई। तो पेरिटोनियम रही, पेरिटोनियम के ऊपर क्या रहेगा, मांसपेशियां, मांसपेशियां रहेंगी, मांसपेशियां फेसिया, और इसके बाद में ऊपर रहेगा इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट, और सबसे बाहर रहेगा स्किन। तो ये स्ट्रक्चर रहती है। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं, ये स्किन है, बाहर स्किन है, स्किन के नीचे क्या आएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट, इसके अंदर क्या आएगा, फिर मांसपेशी आएगी, मांसपेशी के अंदर ये फिर जो लास्ट की जो लेयर आएगी दोस्तों, ये क्या है, पेरिटोनियम। तो इस तरह की जो संरचना है ये आपको मिलेगी। अब मान लो कि यहाँ पर ये पेरिटोनियम और ये मांसपेशी, बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है, या फिर मांसपेशी और ये पेरिटोनियम जो है ये काफी वीक हो गई, तो ये अगर ये वीक जब अगर हो गई, ये काफी वीक हो गई, इमेजिन कि ये वीक हो गई काफी, ये वीक हो गई, तो वीक हो गई तो ये पेरिटोनियम फट गई और ये मांसपेशियां फट गई दोस्तों, और स्किन जो है वो है। अब ये फट गई तो ये जो ऑर्गन्स है, कोई सा भी ऑर्गन, चाहे आंत हो, चाहे रूमन हो, चाहे रेटिकुलम हो, ये अगर ये तो दूर पड़ जाते हैं, काफी डीप टिश्यू, तो आंतें जो है ये मोस्टली रहती हैं, आंतें या फिर ओमेंटम। तो ये जो हिस्सा है ये आंतों का, जैसे मान लो ये आंतें हैं, तो ये यहाँ पर लटक जाएंगी, और ये इनका प्रेशर बनेगा यहाँ पर, और फिर ये पेरिटोनियम, इसके चारों ओर पेरिटोनियम वीक होगी, मांसपेशियां फट गई, और ये इस तरह से फिर बाद में स्किन आपकी आ गई दोस्तों। तो ये इस तरह से एक बाहर लटका आपको बाहर से दिखाई देने लग जाएगा, एक स्वेलिंग टाइप में फटा गया यहाँ पर दोस्तों। मांसपेशी, मांसपेशियों के मांसपेशियां इसके अंदर होता क्या है, हर्निया के अंदर मांसपेशियां जब कमजोर हो जाती हैं, तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशी फट जाती है, मांसपेशी फट जाती है तो पेरिटोनियम और अंदर से ऑर्गन का जो ऑर्गन्स जो होते हैं उनका प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ आता है, और ये सारा का सारा स्किन के जस्ट नीचे इकट्ठा हो जाता है, चमड़ी के जस्ट नीचे। ये जो भी ऑर्गन है, यहाँ की मांसपेशी वीक हुई, उसके पास में जो भी ऑर्गन है या जो भी ओमेंटम वगैरह है या कोई फैट है, वो सारी की सारी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, इस स्किन के नीचे जो है आकर के इकट्ठा हो जाएगी, और ये बन गया है क्या, हर्निया।
ठीक है। तो ये दोस्तों ये यहाँ से फटा है, यहाँ से इसकी जो मांसपेशी है ये यहाँ से फटी है, ये मांसपेशी जो है दोस्तों ये यहाँ से फटी, और ये यहाँ से फटी तो ये यहाँ पर एक ओपनिंग बन गई है, एक ओपनिंग बन गई। तो ये ओपनिंग कैसी रहती है, बिल्कुल सर्कुलर, मतलब अंगूठी की तरह की संरचना होती है, रिंग टाइप की, और बनी किसमें, हर्निया से बनी है, तो इसको बोलते हैं हर्नियल रिंग, हर्नियल रिंग। ठीक है, तो ये बन गई रिंग, ये हुई हर्नियल रिंग। ठीक है, अब इस हर्नियल रिंग के साथ में ये देखिए, ये एक पाउच टाइप की स्ट्रक्चर है, पाउच है, ये एक बाहर ये पाउच टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल पाउच। तो ये जो कि किससे गिरा रहता है, स्किन से गिरा रहता है, ये पूरा स्किन से गिरा रहता है। तो ये क्या हो गया, सैक हो गया, मतलब एक थैला हो गया। तो एक ये बाहर का जो आवरण है ये क्या है, हर्नियल, हर्नियल सैक। और इस सैक के अंदर ये देखिए कि ये कंटेंट आ गया, जैसे आंत का कोई हिस्सा आ गया, या लीवर का कोई हिस्सा आ गया, या रेटिकुलम का कोई हिस्सा आ गया यहाँ पर, या यहाँ पर कोई फैट आ गई, बॉडी के अंदर जो फैट है वो यहाँ पर आकर के जमा हो गई। तो कोई ना कोई बॉडी का हिस्सा जो है, कोई बॉडी का अंग है, वो आकर के इस सैक के अंदर आएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा कंटेंट। तो इस हर्निया का कंटेंट है, तो वो चीज हो गई हर्नियल कंटेंट। ये आ गई दोस्तों हर्नियल कंटेंट। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर हर्निया बनेगा, किसी भी प्रकार का अगर हर्निया बॉडी के अंदर बनेगा, उसके अंदर तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी ये रिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मिलेगी आपको रिंग, तो हमेशा हमेशा मिलेगी, ये रिंग मिली। फिर स्किन का जो आवरण मिलेगा, स्किन का जो आवरण होगा उसको बोलेंगे सैक, पाउच टाइप की जो संरचना जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रखी है, स्किन से गिरी, स्किन जिसकी बाहरी कवरिंग है, तो वो हो गई सैक। और इस सैक के अंदर इस हर्नियल रिंग के थ्रू बॉडी का जो भी हिस्सा आया, बॉडी का जो भी ऑर्गन आया, ऑर्गन में रूमन हो सकता है, रेटिकुलम हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकती है, ओमेंटम हो सकती है दोस्तों, लीवर हो सकता है, कुछ भी हिस्सा हो सकता है, फैट हो सकती है। तो ये कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो इस सैक के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं हर्नियल कंटेंट। तो हर्निया की डायग्नोसिस अगर आप करोगे तो आपको ये तीन चीजें जरूर मिलेगी, हर्नियल रिंग मिलेगी, हर्नियल सैक मिलेगा, और हर्नियल कंटेंट मिलेंगे। दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया बता दिए कि हर्निया बनता कैसे है। मांसपेशियों के अंदर वीकनेस अगर आ गई, मांसपेशी अगर फट गई, तो ये बॉडी का जो कोई भी पार्ट जो है, कोई भी अंग है, ये बाहर की तरफ स्किन के जस्ट नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं आप हर्निया। तो दोस्तों हर्निया के अंदर तीन चीजें आपको बताई, हर्नियल रिंग आएगी, हर्नियल सैक आएगा, हर्नियल सैक, हर्नियल सैक आएगा, और हर्नियल कंटेंट आएंगे। ठीक है, ये हमेशा हमेशा आपको मिलेगा। और ये हर्नियल सैक जो होता है पेरिटोनियम का बना होता है, पेरिटोनियम और स्किन। देखिए अंदर की तरफ तो इसमें रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा स्किन, और स्किन के नीचे आएगा पेरिटोनियम, क्योंकि आपको बताया था मैंने। अब ये देखिए, वापस यहाँ पर देखिए, पेरिटोनियम और मांसपेशी, और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन। तो दोस्तों मांसपेशी आपकी फट गई है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये फैट जो है स्किन के साथ लगी रहेगी, तो मांसपेशी खत्म हो गई। तो अब सैक के अंदर रहेगा क्या, पेरिटोनियम रहेगा और सबक्यूटेनियस, पेरिटोनियम रहेगा और स्किन रहेगा। तो जो सैक जो होता है दोस्तों, ये सैक किसका बना होता है, स्किन। सैक जो होता है स्किन एवं पेरिटोनियम का बना रहेगा, स्किन एवं पेरिटोनियम का बना रहेगा। तो ये जो पाउच जो बना रहेगा, इसमें बाहर की तरफ तो स्किन मिलेगी, और उसके नीचे मिलेगी आपको पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ठीक है, और इस पेरिटोनियम के अंदर फिर बाद में आपको कोई ना कोई बॉडी का अंग जो है, जो कि इसके थ्रू बाहर आया है, वो आपको मिलेगा। इमेजिन की ये आंतें आ गई है, ठीक है, ये आंत का हिस्सा ये यहाँ पर आ गया, कहाँ से आया है, इस रिंग के थ्रू आया है। तो ये तो हो गई रिंग, ये रिंग हो गई, ये कंटेंट हो गया, और ये जो ये पूरा पाउच, ये थैलेनुमा संरचना जो बन गई, ये क्या हो गई, ये हो गए सैक। तो ये हर्नियल सैक, हर्नियल कंटेंट और हर्नियल रिंग, ये आपकी हर्निया के डायग्नोसिस के पॉइंट होते हैं। ये आपको सभी तरह के हर्निया में देखने को मिलेंगे। ये जो सैक है, सैक में आपको पता है पेरिटोनियम और स्किन। अब देखिए इंटरनल हर्निया का आपको उदाहरण मैंने बताया, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो डायफ्रामेटिक हर्निया में कोई स्किन नहीं रहेगी, स्किन का कोई आवरण नहीं रहेगा, क्योंकि स्किन तो बाहर है, अंदर कहाँ से स्किन आएगी, तो वहां पर स्किन नहीं रहेगी दोस्तों।
तो डायफ्रामेटिक जो हर्निया होता है उसके अंदर क्या नहीं होता, हर्नियल सैक नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। हर्नियल सैक, रिंग तो बनेगी, रिंग बनेगी, कंटेंट भी जाएगा, रेटिकुलम जा रहा है, फटा क्या है, डायफ्राम फटा है, डायफ्राम से क्या गया, रेटिकुलम गया यहाँ पर, तो रिंग बनी, रिंग के थ्रू रेटिकुलम गया, तो रिंग भी है उसमें, कंटेंट भी है, क्या नहीं है, सैक नहीं है, पाउच नहीं है, स्किन नहीं है वहां पर अंदर। तो डायफ्रामेटिक जो हर्निया होता है उसमें हर्नियल सैक नहीं होता है। कुछ बुक्स के अंदर लिखा रहता है कि डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर हर्नियल रिंग नहीं होती, भैया रिंग तो होगी, रिंग है, ओपनिंग बनी है तभी तो वो पार्ट वहां पर आगे गया है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर हर्नियल रिंग तो होती है लेकिन हर्नियल सैक नहीं होता है दोस्तों, ये आप याद रखें। ये आपको बताया हर्निया के बारे में दोस्तों। अब इस हर्निया के अंदर ये देखिए क्या कंटेंट है, उस कंटेंट के आधार पर जो है अलग अलग टाइप के नाम से कि क्या कंटेंट आया है उसके अंदर या कौन सी जगह पर बना है दोस्तों। पहले कंटेंट के आधार पर अपन देखते हैं। देखिए कंटेंट के आधार पर देखिए, एंटेरोसील हर्निया, एंटेरो का मतलब होता है आंत, ठीक है। तो ऐसा हर्निया जिसमें जो कंटेंट है, देखिए सैग और रिंग वो तो फिक्स है, अब उसमें कंटेंट क्या है, वो कंटेंट अगर आंत आई है तो एंटेरोसील बोल देते हैं उसके अंदर। एपिप्लोसील, एपिप्लो का मतलब होता है, एपिप्लो मतलब ओमेंटम, ओमेंटम दोस्तों, ये ओमेंटम क्या होती है आपको बताऊं। ओमेंटम जो होती है ये आपकी इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल कैविटी, इंटेस्टाइन होती है, स्टोमक होता है, उसके चारों तरफ कवरिंग रहती है, ये फैटी टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू की एक लेयर होती है, डबल लेयर का फैटी टिश्यू होता है, फैट से बनी हुई। ये क्या करती है, इंटेस्टाइन को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अपने अपने जगह के ऊपर फिक्स रहती है, जो डेड स्पेस रहता है उसको भरे रहती है। तो ये क्या कुछ नहीं होती, केवल लेयर होती है, किसकी बनी होती है, फैट की बनी हुई होती है। तो ये फैट होता है, मतलब एक तरह से फैट की लेयर होती है, ओमेंटम है, फैटी लेयर, डबल लेयर होती है, ये दो लेयर होती है, डबल लेयर ऑफ फैटी, फैटी टिश्यू, जो कि एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स को घेरे रहती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को घेरे रहेगी ये। तो ये होते हैं ओमेंटम, ठीक है। फिर एंटेरो एपिप्लो, तो इसमें एंटेरो मतलब आंत आ गई दोस्तों, और एपिप्लो मतलब ओमेंटम आ गई, तो आंत भी आ गई और ओमेंटम भी आ गई। तो ऐसा हर्निया जिसमें कंटेंट क्या है, आंत है और ओमेंटम है, तो उसको एंटेरो एपिप्लोसील बोल देते हैं। फिर रेटिकुलोसील है, रेटिकुलो का मतलब ही रेटिकुलम है, अगर कंटेंट क्या है, रेटिकुलम है, तो उसको रेटिकुलोसील बोल देते हैं। हिस्टेरियोसील, हिस्टेरिया का मतलब आपको बताया था, हिस्टेरेक्टोमी अपन करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भाशय को हटाते हैं, एक्टोमी मतलब हटा दिया। तो जो हिस्टेरिया जो वर्ड आता है दोस्तों, हिस्टेरिया वर्ड किसके लिए आता है, हमेशा गर्भाशय के लिए। तो गर्भाशय का अगर हर्निया है तो उसको बोलते हैं हिस्टेरियोसील। इसी तरह से ब्लेडर का, यूरिनरी ब्लेडर होता है उसको बोलते हैं वेसिकुलोसील, यूरिनरी जो ब्लेडर है उसको बोलते हैं वेसिकुलोसील। दोस्तों यहीं पर आप नोट कर सकते हैं, वेसिकुलोसील किसको बोलते हैं, वेसिकुलोसील, वेसिकुलोसील। तो वेसिकुलो होता है यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय का, मूत्राशय का हर्निया। वेसिकुलोसील क्या होता है दोस्तों, मूत्राशय का जो हर्निया होता है उसको बोलते हैं अपन वेसिकुलोसील। तो ये कंटेंट के आधार पर अलग अलग डिवाइड किया गया है हर्निया के विभिन्न प्रकारों को, एंटेरोसील, एपिप्लोसील, एंटेरो एपिप्लोसील, रेटिकुलोसील, हिस्टेरियोसील, वेसिकुलोसील, कुछ भी पार्ट जो है, कंटेंट जो है, उस आधार पर इसका नाम दे दिया, लास्ट में सील वर्ड लगा दिया गया है। कुछ क्लासिफिकेशन जो है हर्निया का वो इस हिसाब से है कि डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्राम में दबाव बढ़ने से, ये आपको डिटेल में समझाया गया है। वेंट्रल हर्निया, एब्डोमल, एब्डोमिनल वाल, अभी जो आपको बताया था वो एक तरह का क्या था, एब्डोमिनल हर्निया, वेंट्रल हर्निया ही था। एब्डोमिनल जो वाल होती है, एब्डोमिनल की जो स्किन होती है उसके अंदर जो मांसपेशी है वो कमजोर हो गई, तो एब्डोमन का कोई भी ऑर्गन जो है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा, स्किन के जस्ट नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेंट्रल हर्निया। वेंट्रल हर्निया मोस्टली जैसे गाय, एक दो दो गाय जो है वो आपस में है और एक गाय ने दूसरी गाय के सींग मार दिया साइड के अंदर, पेट के अंदर एक दूसरे साइड में सींग मार दिया, अंदर अगर उसकी मांसपेशी अगर डैमेज हो गई, तो मांसपेशी डैमेज हो गई तो अंदर का जो भी कंटेंट है वो बाहर स्किन के जस्ट नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएगा,
तो वो बन जाएगा वेंट्रल हर्निया, मतलब नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड में, मतलब पेट के जस्ट नीचे, मतलब वेंट्रल सरफेस आपको बताया था, ये जो वेंट्रल सरफेस है ये डोर्सल सरफेस है। इस वेंट्रल सरफेस में कोई सींग मारा या लात मारी, तो यहाँ का जो कंटेंट है या स्किन के जस्ट नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना वेंट्रल हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया आपको डिटेल में अभी बताया है मैंने। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है दोस्तों, वो छोटे काफ के अंदर बनता है। जो अम्बिलिकस होती है, मतलब जो सुंडी होती है, सुंडी के पास में स्वेलिंग आ जाती है, वो बंद नहीं होती सुंडी ढंग से, तो वहां पर क्या होता है कि अंदर का कोई भी कंटेंट, मोस्टली इसके अंदर इंटेस्टाइन या फिर ओमेंटम आता है, इंटेस्टाइन या फिर ओमेंटम कंटेंट रहता है इसके अंदर। ये सुंडी का जो हर्निया होता है, सुंडी का, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। इसी अम्बिलिकल हर्निया के ये नाम आप जरूर याद रखें। इसको ओम्फेलोसील बोलते हैं दोस्तों, ओम्फेलोसील, ये आप जरूर याद रखें, ओम्फेलोसील। ठीक है, ओम्फेलोसील बोलते हैं इस अम्बिलिकल हर्निया को। एक होता है इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया, इनग्वाइनल कैनाल जो होती है आपकी एब्डोमल के जो कैविटी जो होती है, ये आपके जो वृक्षण जो होते हैं यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर एक कैनाल होती है जिससे वृक्षण का जो भी मेटेरियल है, जैसे वास्ट डिफरेंस जो निकलती है, वो वास्ट डिफरेंस शुक्राणु लेकर के इस कैविटी के अंदर आती है, तो वो इनग्वाइनल कैनाल से ही होकर के आती है। मतलब ये आप देखें कि ये जो एब्डोमल है, ये एब्डोमल, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे कई बार जैसे अपने अपने ज्यादा होता है, ह्यूमंस के ज्यादा होता है कि बोलते हैं, मतलब हर्निया हो गया, तो हर्निया इसी को बोलते हैं। वो हर्निया जो अपने होता है, वो हर्निया इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने कोई भारी वस्तु उठाई, तो यहाँ पर वो छोटी सी ओपनिंग होती है, वो चौड़ी हो जाती है, फट जाती है, तो उससे फिर आपका आंतें वगैरह जो है वो आपके टेस्टिकल्स, जो आपका स्क्रोटम है, वृषणकोश है, वहां पर चली जाती है, तो वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी, फिर आपको बहुत ज्यादा पेन होगा वहां पर। ठीक है, तो ये होता है इनग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इनग्वाइनल हर्निया, और इस इनग्वाइनल हर्निया को क्या बोलते हैं, बुबेनोसील बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, बुबेनोसील। तो बुबेनोसील क्या होता है, इनग्वाइनल हर्निया। और अगर ज्यादा आगे तक स्क्रोटम तक चला जाए तो उसको बोलते हैं स्क्रोटल हर्निया। इसमें मेनली इंटेस्टाइन के कंटेंट रहते हैं, आंतों का कोई छोटा मोटा पार्ट जो है, आंतें जो है वो इधर नीचे की तरफ लटक जाती हैं शरीर के, मतलब टेस्टिकल्स की तरफ चली जाती है वहां पर। जब पूरे टेस्टिकल्स वृषण कोष तक अगर चली गई नीचे तक, तो उसको बोलते हैं स्क्रोटल हर्निया। और अगर केवल इस रिंग की से थोड़ी सी ही अगर नीचे गई है, हल्की सी नीचे गई है, तो उसको बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल केविटी, इनग्वाइनल गुहा होती है, एक छोटा सा ओपनिंग होती है, उसके थ्रू वास्ट डिफरेंस जो है वो आपके जो शुक्राणु लेकर के एब्डोमल कैविटी के अंदर आती है दोस्तों, तो वो होता है इनग्वाइनल हर्निया। तो इनग्वाइनल हर्निया, स्क्रोटल हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, वेंट्रल हर्निया, इन सब की सभी टाइप की हर्निया के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों एक अभी आपको पहले ही बता दिया, एक्सटर्नल हर्निया, सभी तरह के जो हर्निया जो होते हैं, सभी तरह के जो हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया को आप छोड़ दो, सभी तरह के जो हर्निया होते हैं वो एक्सटर्नल हर्निया होते हैं। छोड़ किसको, डायफ्रामेटिक हर्निया को। ठीक है, अब हर्निया, एक्सटर्नल हर्निया और इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया आपको पहले ही बता दिया कि डायफ्रामेटिक हर्निया होता है, इसके अलावा कोई भी हर्निया जो है वो सारे के सारे, इनग्वाइनल हर्निया हो, चाहे स्क्रोटल हर्निया हो, चाहे अम्बिलिकल हर्निया हो, सारे के सारे जो हर्निया है वो एक्सटर्नल हर्निया होते हैं। एक होता है रिड्यूसिबल और एक होता है इरेड्यूसिबल। ये भी होता है कि रिड्यूसिबल के अंदर तो क्या है कि रिड्यूस कर देते हैं, मतलब आप बाहर जैसे ही उस हर्निया के आप जोर लगाओगे, बाहर से प्रेशर लगाओगे, दबाओगे उसको, तो वो हर्निया का जो कंटेंट है वो उस प्रेशर से क्या हर्नियल रिंग के थ्रू वापस पेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वापस चला जाएगा। आप बाहर से दबाओगे उसको, तो दबाने से क्या होगा, वो कंटेंट जो है वो उस रिंग के थ्रू वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। लेकिन जैसे आप छोड़ोगे, रिंग तो खुली है, तो वो रिंग के थ्रू वापस आ जाएगा। है, तो वो होता है रिड्यूसिबल हर्निया। एक होता है इररिड्यूसिबल हर्निया की, मतलब आप जोर लगाओगे, हर्नियल रिंग काफी छोटी हो गई, काफी पुराना हो गया, तो वो क्या है कि जो सैक जो है, सैक जो कंटेंट है उस सैक के अंदर है, उस थैले के अंदर है, तो वहीं पर उसके अंदर क्या है कि वो उससे इतना ज्यादा जुड़ जाता है, इतना ज्यादा उसे प्रेम हो जाता है कि वो उसको छोड़ता नहीं, उससे चिपक जाता है। वो जब चिपक जाएगा तो आप जोर लगाओगे तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, तो वो होता है इररिड्यूसिबल हर्निया। और रिड्यूसिबल हर्निया जैसे तुरंत बनता है ना, जो 2 4 5 दिन का जो हर्निया होता है वो रिड्यूसिबल हर्निया होता है, उसके अंदर आप जोर लगाओगे तो वापस अंदर चला जाएगा, छोड़ोगे तो धीरे धीरे वापस आ जाएगा, तो वो होता है रिड्यूसिबल हर्निया। अब दोस्तों इस हर्निया का इलाज क्या होता है, तो दोस्तों इलाज आपका जैसे ही आपने डायग्नोज किया, जैसे ही आपने देखा हर्निया का ट्रीटमेंट क्या होगा, हर्निया का इलाज आपने देखा कि इस हर्निया के अंदर आपको
ये चीजें मिली हैं। ये क्या है, बाहरी बार का जो है स्किन का आवरण है। फिर इसके अंदर जो है ये दोस्तों अंदर जो है ये पेरिटोनियम आ गई, क्योंकि मांसपेशी तो फट गई, ये पेरिटोनियम आ गई, ये पेरिटोनियम आ गई दोस्तों, ये पेरिटोनियम, ये आ गई पेरिटोनियम। और इस पेरिटोनियम के थ्रू यहाँ से कोई भी कंटेंट, इमेजिन की आंतें आ गई, ठीक है, ये आंतें आ गई इसके अंदर, ये देखिए ये आंतें इसके अंदर आ गई, ये आंतें आ गई इसके अंदर। तो ये, और ये क्या है, ये है रिंग दोस्तों, ये क्या है, रिंग। इस रिंग के थ्रू आई है। भैया अपना ट्रीटमेंट क्या कहता है इसके अंदर कि भैया इसको पहले तो रिड्यूस कीजिए, इसको पुश कीजिए, यहाँ पर पुश करके, और इस मटेरियल को सारे को ऊपर छोड़िए, और फिर इस रिंग को आप टाँका लगा करके बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये रिंग बंद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पहले क्या करोगे, आप इंसिजन लगाओगे, यहाँ पर इंसिजन लगाया, इसको सेपरेट किया, इस पूरे के पूरे पार्ट को आप अंदर छोड़ोगे वापस, और अंदर छोड़ करके इस हर्नियल रिंग को आप बंद करेंगे, हर्नियल रिंग को बंद करेंगे। हर्नियल कंटेंट को वापस अपनी हर्नियल कंटेंट को अपनी जगह पर स्थापित या छोड़ करके स्थापित करके हर्नियल रिंग को बंद करेंगे। और इस रिंग की रिपेयर करना, इस रिंग को भरना, इसको बोलते हैं हर्नियल रेफी। हर्निया है और इसकी रिपेयर कर दिया तो रेफी हो गया, रेफी। तो हर्नियो रेफी इसका इलाज हो गया दोस्तों। हर्नियो रेफी क्या होता है, जैसे ब्लेडर फट गया है, ब्लेडर को सिस्टाइटिस हो जाता है, जैसे ब्लेडर में इन्फेक्शन होता है सिस्टाइटिस बोलते हैं। ब्लेडर की जो रिपेयर होती है इसको रेफी, रेफी शब्द कहाँ लगता है दोस्तों, रेफी, ये रेफी शब्द लगता है रिपेयर, वापस से सीलना, रिपेयर या पुनः सीलना, पुनः मरम्मत करना। तो इस रिंग को बंद कर देंगे, और इस रिंग को, ये हर्नियल रिंग है, इसके टाँके लगा देंगे, और टाँके लगाने को, इसको रिपेयर करने को बोल रहे हैं हर्निया रेफी। और आपको पहले बताया था कि मैंने हर्निया के केस के अंदर इस हर्नियल रिंग को बंद करने में किस टाइप का सूचर काम में लिया जाता है दोस्तों, आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था बहुत ही अच्छी तरह से याद करने के लिए कि यहाँ पर लगता है ओवरलैपिंग सूचर, ओवरलैपिंग सूचर। और दोस्तों दूसरी चीज और आपको बताऊं कि सभी तरह के जो सूचर आपने लगाए, मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ हमेशा केवल कौन से सूचर लगाते हैं, स्किन के अंदर अपन सूचर लगाते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, और अंदर अगर अपन सूचर लगाते हैं वो लगाते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। अब ये टांका तो अंदर ही लग रहा है, स्किन के अंदर ही लग रहा है। तो यहाँ पर खास बात है कि एक ही ऐसी जगह होती है हर्निया की जगह जहां पर आप नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं। किससे, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। अगर आपने एब्जॉर्बेबल सूचर लगाया तो दोस्तों क्या होगा कि सूचर थोड़े दिन बाद में गल जाएगा, अंदर के अंदर खत्म हो जाएगा, तो वापस ये रिंग जो है, यहाँ की मांसपेशियां तो वीक है, तो ये वापस से दोबारा से हर प्रेशर बनेगा, और इस रिंग के ऊपर वापस प्रेशर बनेगा, तो ये वापस से टूट जाएगी और वापस से कंटेंट वापस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी अपन एब्जॉर्बेबल सूचर नहीं लगाते, यहाँ पर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं। तो अगर आपको पूछे बॉडी के अंदर अगर अपने को नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सी कंडीशन में लगाते हैं, तो वो दोस्तों हर्नियल रिंग को जब अपन बंद करते हैं, तो हर्नियल रिंग को जब अपन बंद करते हैं तो हमेशा कौन सा सूचर लगाते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं। कौन से पैटर्न में लगाते हैं, ओवरलैपिंग पैटर्न के अंदर लगाते हैं दोस्तों। तो ये आपको हर्निया के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर अपन देखते हैं दोस्तों अपना, तो दोस्तों अभी अपने देखा एब्सेस, सिस्ट और हर्निया के बारे में। अब एक और बड़ी जो अपने पास स्वेलिंग आती है वो आती है ट्यूमर की। तो ये ट्यूमर क्या होता है तो दोस्तों जो ट्यूमर होता है वो कोशिकाओं की असामान्य संख्या के अंदर विभाजन जो होता है,
अनियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन जो होता है उसको अपन बोलते हैं ट्यूमर। अब ये ट्यूमर जो होता है वो उद्देश्यहीन होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। वो जो सेल्स होती है बिल्कुल कोई मतलब जिस संरचना से बनती है, जैसे लीवर में बनती है या हार्ट में बनती है, कहीं पर भी अगर बन रही है वो उस स्ट्रक्चर से कोई मैच नहीं खाती। बिल्कुल एक मतलब एक बिल्कुल आप नॉन सेंस मतलब ग्रोथ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है उस ग्रोथ का। तो जो कोशिकाओं की असामान्य रूप से जो संख्या के अंदर वृद्धि होती है, असामान्य वृद्धि, संख्या में वृद्धि होती है दोस्तों, संख्या में वृद्धि होती है, संख्या के अंदर वृद्धि होती है और समसूत्री विभाजन होकर के, समसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर, नहीं कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो कोशिकाओं का अनियंत्रित जो विभाजन होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित समसूत्री विभाजन जो होता है उसको अपन बोलते हैं ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का जनरल मीनिंग होता है नई ग्रोथ, नई उमंग, नया विश्वास। इसी तरह से नियोप्लाज्म मतलब नई ग्रोथ। तो ये जो ट्यूमर होते हैं दोस्तों, ये दो मुख्य तरह के होते हैं, एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है, जैसे आपकी मस्से बनते हैं बॉडी के अंदर, या एनिमल की आपने देखा होगा मस्से या वार्ट्स जो बनते हैं वो होते हैं बिनाइन ट्यूमर। दोस्तों बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। दूसरी चीज, ग्रोथ होने के बाद में कुछ स्टेप के बाद में वो ग्रोथ रुक भी जाती है, और ये कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं दोस्तों। ये इनको इजीली आप हटा सकते हैं सर्जरी से, और एक बार अगर हटा दिया तो फिर दोबारा नहीं बनते हैं ये। तो बिनाइन ट्यूमर एक ऐसी ट्यूमर होती है जिसके अंदर ग्रोथ जो होती है वो होती है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा तक होती है, और उसके बाद में ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। और ये बिल्कुल धीरे धीरे ग्रोथ होती है। पहली चीज तो है कि धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है, यानी कि धीरे धीरे संख्याओं में विभाजन होता है। और दूसरी चीज है, ये जहां से बनता है वहीं उसी जगह पर चिपका रहता है, जिस टिश्यू से बना उसी के पास में रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां से उसकी कोई सेल्स है वो दूसरी जगह जाकर के नई ग्रोथ स्टार्ट करते, ऐसा नहीं होगा, उसी जगह के ऊपर फिक्स रहेगा, इनकैप्सुलेटेड रहेगा वहां पर। इसे पूरी तरह से आप सर्जरी से आप हटा सकते हैं, और एक बार हटा दिया तो दोबारा नहीं बनेगा। और ये कोई खतरनाक डेंजरस नहीं होते, एनिमल की लाइफ को इससे कोई भी खतरा नहीं होता है। तो ये होता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसके नाम के आगे जो सफिक्स लगता है दोस्तों वो लगता है ओमा। ओमा शब्द लगता है। अगर आपको कहीं पर ओमा शब्द लिखे हुए मिले लास्ट के अंदर, तो वो है बिनाइन ट्यूमर। जैसे ओडोंटोमा, पेपिलोमा, एडिनोमा, ओस्टियोमा, ये ओमा शब्द मिल रहा है। तो ओस्टियोमा, ओस्टियो मतलब बोन और मा मतलब ओमा मतलब बिनाइन ट्यूमर। तो बोन का बिनाइन ट्यूमर ओस्टियोमा। कार्टिलेज कोंड्रो, कार्टिलेज जो होती है उसके नाम के साथ बोलते हैं कोंड्रो, और अगर उस ओमा शब्द बोल लीजिए कोंड्रोमा मतलब कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर। दांत का अगर बिनाइन ट्यूमर की बात करें ओडोंटोमा। ग्लैंड कोई है अगर उसका बिनाइन ट्यूमर है तो उसको बोलते हैं ओडोंटोमा, ठीक है। और एडिनोमा। और अगर जैसे स्किन का जो वार्ड जो बनते हैं, स्किन की स्क्वेमस सेल का अगर स्किन की स्क्वेमस सेल का अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसको बोलते हैं पेपिलोमा, और ये मुख्यतः किससे होता है, वायरस से होता है दोस्तों। तो ये है बिनाइन ट्यूमर जो कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, और ग्रोथ एक स्टेज पर जाकर के रुक जाती है। दूसरा दोस्तों होता है वो होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो दोस्तों मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये खतरनाक ट्यूमर होता है। इसके अंदर लगातार ग्रोथ बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, रुकती नहीं है इसके अंदर। और साथ ही खास बात यह है कि मेलिग्नेंसी होती है, मतलब जो सेल्स हैं वो रक्त वाहिका या लसिका वाहिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के एक नई ग्रोथ को जन्म दे देती हैं, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंसी। तो दोस्तों ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसी को अपन कैंसर बोलते हैं। और ये मेलिग्नेंसी का मतलब जो होता है वो यही होता है कि जो ग्रोथ होती है, जो ट्यूमर होता है उसकी जो सेल्स है, कुछ सेल्स हैं वो लसिका वाहिनियों या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर जाकर के वहां पर एक नई ग्रोथ को और जन्म देती है, तो पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। ये जो ट्यूमर होता है पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, इसी को बोलते हैं मेलिग्नेंसी, ठीक है। तो मेलिग्नेंट वही होता है। मेलिग्नेंसी का मतलब जो जनरल मतलब होता है दोस्तों वो यही होता है कि एक स्थान से ग्रोथ जो है वो दूसरी जगह पर जाकर के वहां पर एक नई ग्रोथ को जन्म दे देती है, तो वो होता है मेलिग्नेंसी। और ये मेलिग्नेंसी मतलब बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होता है दोस्तों। अब ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो दोस्तों दो तरह का होता है। एक तो होता है मेलिग्नोन ट्यूमर जो होता है वो संयोजी उत्तक का होता है, संयोजी उत्तक का, संयोजी उत्तक का मेलिग्नेंट ट्यूमर।
मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर है तो संयोजी उत्तक का अगर है तो संयोजी उत्तक के ट्यूमर के साथ में जैसे वहां पर ओमा लगा है, यहाँ पर जो सफिक्स लगेगा वो सारकोमा शब्द लगेगा दोस्तों, सारकोमा। और यदि दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू कहां पर होता है, जो बॉडी की जो आवरण होता है, बॉडी की जो कवरिंग होती है अंदर या बाहर जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की। तो एपिथेलियल एपिथेलियल उत्तक का अगर मैलिग्नेंट पर यदि है तो उसके नाम के साथ में दोस्तों जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। तो उसके नाम के साथ कार्सिनोमा। तो सार्कोमा और कार्सिनोमा वर्ड लगते हैं किसमें, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। अगर संयोजी उत्तक का अगर कैंसर है तो सार्कोमा, और यदि एपिथेलियम उत्तक का है तो वहां लग जाएगा कार्सिनोमा। ठीक है। तो अब संयोजी उत्तक तो आपको पता है, संयोजी उत्तक में कौन कौन आते हैं, जैसे बोन आती है, कार्टिलेज आती है, कार्टिलेज आती है, हैं ग्लैंड्स आती हैं, एडिनोमा ग्लैंड्स आती हैं, ब्लड आता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये संयोजी उत्तक के बने होते हैं दोस्तों। इस तरह एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उसमें मोस्टली बॉडी कवरिंग, बॉडी आवरण, बॉडी आवरण, जैसे स्किन, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है दोस्तों। तो एपिथेलियम टिश्यू का अगर कैंसर बना है तो वहां पर एपिथेलियल जो टिश्यू है उसका नाम और उसके आगे कार्सिनोमा सफिक्स अपन लगा देंगे। तो दोस्तों ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये रक्त वाहिका लसिका वाहिनियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो दोस्तों कार्सिनोमा जो होते हैं ये लसिका वाहिनियों के द्वारा फैलते हैं, और जो सार्कोमा जो होते हैं ये ट्यूमर जो है ये दोस्तों रक्त वाहिनिकाओं के माध्यम से फैलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे कि जो कार्सिनोमा जो है, बॉडी आवरण जो है उसका जो कैंसर होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पर किसके थ्रू जाएगा, लसिका वाहिनियों, लिम्फ वेसल जो होती हैं, लसिका वाहिनियां जो होती हैं उसके द्वारा जाएगा। और जो सार्कोमा जो है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से जाएगा, ब्लड वेसल के माध्यम से जाएगा दोस्तों, ब्लड वेसल्स के माध्यम से जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये विभिन्न तरह के ट्यूमर्स हैं, जैसे फाइब्रोमा, फाइब्रस टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर, कॉन्ड्रोमा, कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर, ओस्टियोमा, हड्डी का या बोन का बिनाइन ट्यूमर, ओडोंटोमा, दांत का बिनाइन ट्यूमर, मायोमा मतलब पेशी उत्तक का, पेशी उत्तक का बिनाइन ट्यूमर, लिपोमा वस्य उत्तक का, लिपो मतलब लिपिड, लिपो मतलब लिपिड, मायो मतलब मांसपेशी या मसल, ओडोंटो का मतलब होता है दांत, ओस्टियो का मतलब होता है बोन। तो और ओमा शब्द लगा है, ओमा शब्द लगा है मतलब बिनाइन ट्यूमर है ये। पेपिलोमा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपिलोमा ये बताया त्वचा की सतही एपिथेलियम से बना रहता है। ये दोस्तों त्वचा की स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है, स्क्वेमल सेल जो होती है, बिनाइन ट्यूमर है तो उसको पेपिलोमा मोस्टली किससे होता है, वायरस से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओमा शब्द लगा है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कौन से ट्यूमर है दोस्तों, ये सारे के सारे बिनाइन ट्यूमर हैं, सारे के सारे कौन से ट्यूमर हैं, ये बिनाइन ट्यूमर है दोस्तों, बिनाइन, बिनाइन ट्यूमर है ये सारे। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर है ये सारे के सारे, क्योंकि ओमा शब्द लगा है, यहाँ पर सार्कोमा या कार्सिनोमा नहीं लगा, केवल ओमा शब्द लगा है दोस्तों। मसल का है तो मायोमा, ये लिपिड का है लिपोमा, स्क्वेमस सेल का है स्किन की पेपिलोमा, दांत का है ओडोंटोमा, बोन का है ओस्टियोमा, अगर उपास्थि का है तो कॉन्ड्रोमा, फाइब्रस टिश्यू का है तो फाइब्रोमा। दोस्तों मेलिनोमा क्या होता है, मेलिनोमा जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, मेलेनोसाइट्स कहाँ होती हैं, जो तिल होता है आपकी स्किन के ऊपर जो तिल पाए जाते हैं वो हमें मेलेनोसाइट, जो ब्लैक कलर की जो तिल होता है उसमें मेलेनोसाइट सेल्स मिलती हैं, मेलेनोसाइट्स। ये मेलेनोसाइट सेल्स, ये मेलेनोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं इन्हीं का जो ट्यूमर होता है उसको मेलेनोमा बोलते हैं। अब दोस्तों ये देखिए आप, सार्कोमा और जो कार्सिनोमा जो है इनका नामकरण कैसे किया जाता है ये भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये और देखिए दोस्तों कि रैब्डोमा क्या होता है, रैब्डोमा,
अब अपन देखते हैं कुछ सार्कोमा और कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर के उदाहरण देखते हैं अपन। मैलिग्नेंट ट्यूमर के उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे बोन, बोन किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और बोन जो होती है उसका नाम होता है ओस्टियो, ओस्टियो शब्द लगता है, ठीक है। अब अगर बोन का बिनाइन ट्यूमर है यदि है, तो दोस्तों बोन का अगर बिनाइन ट्यूमर है तो इसको बोलेंगे अपन ओस्टियोमा, ओमा लगा दिया। अगर बोन का मैलिग्नेंट ट्यूमर यदि है तो ओस्टियो, और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है बोन, तो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है तो उसमें शब्द लगता है क्या? सार्कोमा। तो यहां पर ये बन जाएगा पूरा ओस्टियो सार्कोमा, ठीक है। इसी तरह से जो उपास्थि होती है, उपास्थि या जो कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेज, तो इसका नाम होता है कोंड्रो, कोंड्रो। अब अगर इसका, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, तो अगर इसका बिनाइन ट्यूमर की बात करें, बिनाइन ट्यूमर की, तो ये बिनाइन ट्यूमर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोंड्रोमा, कोंड्रोमा। और अगर इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर बात करें तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों कोंड्रो, कोंड्रो। और किसकी है? कनेक्टिव टिश्यू की, तो क्या लगेगा? सार्कोमा, कोंड्रो सार्कोमा। तो कोंड्रो सार्कोमा की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? कोंड्रोसार्कोमा की अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताएंगे? कोंड्रोसार्कोमा क्या होता है? उपास्थि का मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो उसको बोलते हैं कोंड्रोसार्कोमा। अगर आपसे पूछे कोई ओस्टियोसार्कोमा क्या होता है, तो ओस्टियोसार्कोमा क्या होता है? हड्डी का या बोन का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है दोस्तों वो होता है ओस्टियोसार्कोमा। इसी तरह से आप देखिए, अगर जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड, ग्लैंड के नाम का जो प्रीफिक्स आता है वो एडिनो से स्टार्ट होता है। अगर ग्लैंड्स का, ग्लैंड जो होती है, ग्रंथियां जो होती हैं, अगर उसका बिनाइन ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा एडिनोमा। और यदि इसी के मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर बात करें तो जो ग्लैंड होती है ये भी किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है दोस्तों। तो इसके नाम के साथ जो जुड़ जाएगा वो आ जाएगा एडिनो सार्कोमा, सॉरी। जो ये एडिनो जो है, ग्लैंड जो होती हैं ये बनी होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की। और अगर एपिथेलियल टिश्यू का जो बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यू के साथ जुड़ता है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। तो ये हो जाएगा एडिनो, एडिनो कार्सिनोमा, ओके। इसी तरह से यदि स्किन जो होती है, स्किन, स्किन किसकी बनी होती है? स्किन जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। स्किन जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू का अगर अपन बात करें तो अगर स्किन के अंदर जो सेल्स होती, कौन सी सेल थी? स्क्वेमस सेल थी, स्क्वेमस दोस्तों, स्क्वेमस सेल थी। तो स्क्वेमस जो सेल थी, तो स्क्वेमस सेल का आपको बताया था कि अगर बिनाइन ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा पेपिलोमा, पेपिलोमा। और यदि इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये बन जाएगा कौन सा? स्क्वेमस, स्क्वेमस सेल। और किसका? एपिथेलियल टिश्यू का है तो कार्सिनोमा शब्द लगेगा, तो ये बन जाएगा कार्सिनोमा, एडिनोसार्कोमा। तो ये दोस्तों ये चीज हो गई अपनी स्किन की, और ये ग्लैंड की हो गई। तो जहां अगर इसके साथ ही एक और जो नई टर्मिनोलॉजी आती है, अगर पेशियों का, पेशी शरीर के अंदर दो तरह की होती हैं, पेशियां, मांसपेशियां जो होती हैं दो तरह की होती हैं। एक तो होती है दोस्तों रेखित पेशी, रेखित पेशी, या इन्हीं को बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी। और दूसरी जो पेशियां आती हैं दोस्तों वो आती हैं आपकी अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, या फिर अनैच्छिक, जो अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, अनैच्छिक पेशियां। ये अनैच्छिक पेशियां जो शरीर के जो अंदर के अंग हैं, जैसे हार्ट है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती रहती है, इंटेस्टाइन मूवमेंट करती रहती है, तो आपकी इच्छा पर थोड़ी कंट्रोल है, ऑटोमेटिक चलती रहती है वो।
तो वो होती है अनैच्छिक पेशियां। और ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां वो होती हैं जो अपनी इच्छा पर डिपेंड करती है, जैसे अपने हाथ को मोड़ना है तो ये अपने दिमाग से यहाँ पर संवेदना आई कि अपने को मोड़ना है इसको, तो वो मांसपेशी, जो मांसपेशी अपनी इच्छा पर काम करती हैं वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं और वो रेखित टाइप की होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर इनका कैंसर की अपन बात करें तो यहाँ पर अगर इसका बिनाइन ट्यूमर की अगर अपन बात करें उसको बोलते हैं अपन रैब्डो, रैब्डो और मायो, रैब्डो मायो मा, मायोमा तो मतलब पेशी का क्या हो गया बिनाइन ट्यूमर। और रैब्डो, रैब्डो का मतलब, रैब्डो शब्द जुड़ गया, इसका मतलब रेखित पेशियों का, रैब्डो मतलब रेखित पेशी, ठीक है। और अरेखित और इसका अगर बिनाइन, अगर इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर अपन बात करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो मांसपेशियां जो दोस्तों बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये बन जाएगा रैब्डो, रैब्डो मायो सार्कोमा, रैब्डो मायो सार्कोमा, ये बन जाएगा दोस्तों रैब्डो मायो सार्कोमा। इसी तरह से जो अरेखित पेशियां हैं इनका बिनाइन ट्यूमर जो होगा उसका, और बिनाइन ट्यूमर जो होगा उसके शब्द बनेगा लियो मायोमा, स्पेसिफाइड होगा भाई। मायोमा जो शब्द है वो तो लग गया है किसके, कि भाई पेशी का है बिनाइन ट्यूमर, लेकिन लियोमायोमा जो अगर शब्द लग गया तो लियोमायोमा शब्द लग गया कि इसका मतलब और ज्यादा रिफाइंड होगा कि भाई ये अरेखित पेशी है, जो अनैच्छिक पेशी है उसका जो बिनाइन ट्यूमर है उसके लिए लियोमायोमा शब्द बन गया। इसी तरह से अगर इसका अपन देखें मेलिग्नेंट ट्यूमर की अगर अपन बात करें इसका, तो इसका मेलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा लियो मायो। अब ये बनती किससे है, कनेक्टिव टिश्यू से, तो यहां सार्कोमा शब्द जुड़ जाएगा, लियोमायो सार्कोमा। तो अगर आपसे पूछे कि लियोमायोसार्कोमा क्या है तो आप बता सकते हैं लियोमायोसार्कोमा जो है वो अरेखित पेशियों का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और अगर लियोमायोमा पूछे तो अरेखित पेशियों का बिनाइन ट्यूमर है। तो ये वर्ड जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये विभिन्न तरह के जो कैंसर है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, ये आपको बताया यहाँ पर। अब दोस्तों जो कैंसर जो होता है इसका इलाज क्या होता है, कैंसर का इलाज जो है कैंसर का इलाज तीन तरीके से किया जाता है मेनली। एक तो किया जाता है सर्जरी। अब सर्जरी में भी मोस्टली जो एक तो जनरल सर्जरी होती है, और अगर इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर इसमें एक भी सेल अगर बच गई, कैंसर सेल अगर एक भी बच गई, तो वो सेल क्या है कि दोबारा से अपनी ग्रोथ को एस्टेब्लिश कर लेगी, दोबारा से पुनः स्थापित कर लेगी। तो इस सर्जरी की सबसे खास बात यह है कि आपको अर्ली डायग्नोसिस हो और सारी की सारी सेल, सारी की सारी ग्रोथ को बिल्कुल आप एक्सरसाइज कर दें, आप हटा दें, तब तो आप सेफ है। अदरवाइज तो वो ग्रोथ क्या है कि दोबारा से बन जाती है। तो सर्जरी, और सर्जरी में मोस्टली की जाती है क्रायो सर्जरी दोस्तों, क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गैस काम में ली जाती है। तो ये ठंडी होकर के जो भी डेड सेल, जो भी कैंसर सेल होती है वो मर जाती है, इसकी एकदम से ठंडा वहां पर डाला जाता है, तो इस ठंडा डालने से वो सारी की सारी सेल्स मर जाएंगे। एक तो सर्जरी होती है सिंपल। इसके अलावा कीमोथेरेपी काम में आती है, यहाँ पर कीमोथेरेपी काम में आती है, कीमोथेरेपी जिसमें केमिकल्स काम में लिए जाते हैं, कई तरह के रसायन, कई तरह की मेडिसिन काम में ली जाती है। और एक आता है आपकी रेडियोथेरेपी जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ काम में लिए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो थेरेपी जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर इम्यून थेरेपी भी काम में लिए जाते हैं। इम्यून थेरेपी, इम्यून थेरेपी बॉडी का सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी थेरेपी भी की जाती है। तो ये मोस्टली जो है इसका इलाज जो होता है सर्जरी होता है, इसके साथ ही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यून थेरेपी, ये कैंसर का इलाज होता है दोस्तों। अब अपन ने सभी तरह की स्वेलिंग जो है, एब्सेस, हिमेटोमा, हर्निया, ट्यूमर, सिस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा। अब आप इन तीनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे दोस्तों, इन तीनों में डिफरेंस क्या रहता है, तो इन तीनों का जो डिफरेंस है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इनका डिफरेंस जो आएगा दोस्तों वो आप देखिए कि एब्सेस जो होगी, एब्सेस जो होगी, एब्सेस जो होगी इसके अंदर, तो वो एब्सेस क्या होती है, हीमेटोमा क्या होता है, सिस्ट क्या होती है, इन सब के अंदर डिफरेंस क्या पता पड़ेगा आपको। ये देखिए दोस्तों,
हीमेटोमा जो होता है इसके अंदर अगर ये जो ग्रोथ है, हीमेटोमा वाली जो ग्रोथ है, इसमें अगर आप पैरासेंटेसिस करेंगे, ये कोई ग्रोथ आपको दिखाई दी, इस ग्रोथ का अगर पैरासेंटेसिस करेंगे मतलब एक निडल यहाँ पर चुभाएंगे, निडल यहाँ पर इंसर्ट किया आपने सिरिंज से, ये प्लंजर है, तो इसको सक करेंगे, जब इसके कंटेंट को आप सक करेंगे तो इस कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा ब्लड का क्लोट मिलेगा और सीरम का थक्का, ब्लड क्लोट और सीरम ये मिलेगा। अगर इस सिरिंज के अंदर सक करने से ब्लड का क्लोट या सीरम अगर आपको मिलता है तो आप बता देंगे कि भैया ये हीमेटोमा है। दूसरा, आप इसको हाथ लगाकर भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें डफी फीलिंग आती है, डफी फीलिंग आती है इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं कि ये हीमेटोमा है। एब्सेस वाली जो ग्रोथ होती है या जो स्वेलिंग होती है, इसके अंदर अगर आप कंटेंट को बाहर निकालेंगे तो आपको इसमें मिलेगा क्या, मवाद भरी हुई मिलेगी, मवाद आएगी बाहर, और ये क्या होती है। और दूसरी चीज, इसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट है दोस्तों वो आपको सॉफ्ट दिखाई देगा, सॉफ्ट फीलिंग आएगी यहाँ पर, और साइड के अंदर हार्ड फीलिंग आएगी, बीच में सॉफ्ट फीलिंग आएगी और मवाद भरी हुई आएगी। कंटेंट को आप सूंघोगे तो आपको उसमें स्मेल आएगी, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एब्सेस है। फिर दोस्तों अगर कोई स्वेलिंग है और जो कि सॉफ्ट स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग होती है, सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, सॉफ्ट स्वेलिंग होती है दोस्तों, और इसमें बिल्कुल भूरा या काफी रंग का फ्लूइड या येलो कलर का फ्लूइड आता है, तरल या अर्ध तरल पदार्थ आता है, ठीक है। इस कैविटी के अंदर बिल्कुल क्लियर फ्लूइड आता है जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी होता है। दूसरी चीज, ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करती है। मेन चीज कि बिल्कुल सॉफ्ट फीलिंग आएगी। दूसरी चीज, इसके अंदर आप शक करोगे मटेरियल को बाहर निकालोगे तो इसके अंदर बिल्कुल येलो स्ट्रा कलर का, बिल्कुल कोई बदबू वगैरह कुछ नहीं होगा, तो वैसा मटेरियल आपको इसमें मिलेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हर्निया जो होता है, हर्निया को डायग्नोज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आपको रिंग फील होगी, हर्नियल रिंग। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिंग फील होगी। अगर आपको रिंग फील होती है दोस्तों तो वो पक्का ही क्या है, हर्निया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसका पैरासेंटेसिस कभी भी नहीं करना है, ठीक है। पैरासेंटेसिस नहीं करना मतलब निडल से कंटेंट को बाहर नहीं निकालना, आपको निडल पेनिट्रेट नहीं करनी, निडल पेनिट्रेट नहीं करनी। भैया अगर आपने इसमें निडल पेनिट्रेट कर दी और अगर आपका हर्निया का जो कंटेंट है वो मान लो रूमन है, ये इंटेस्टाइन है, तो अगर आप निडल लगाएंगे तो वहां से गोबर बाहर निकलेगा, गोबर बाहर निकलेगा, वो बॉडी के अंदर जा सकता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पर मवाद बन जाएगी और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाथ को आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर देगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कि वहां पर हर्निया है तो आप उसको पैरासेंटेसिस आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पैरासेंटेसिस किसका नहीं किया जाता, हर्निया का नहीं किया जाता, ठीक है। और आपको इसको डायग्नोज ही करना है तो केवल और केवल आपको हर्नियल रिंग देख करके हो जाएगा, या फिर आप उसको दबाएंगे ना कई बार, तो इस जिस स्वेलिंग को आप दबाओगे तो स्वेलिंग अगर रिड्यूसिबल हर्निया होगा तो ऊपर चली जाएगी, फिर वापस जैसे आप प्रेशर हटाओगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर आप स्वेलिंग को दबाओगे तो स्वेलिंग क्या है, हर्नियल रिंग के थ्रू सारा हर्नियल कॉन्टेक्ट अंदर चला जाएगा, फिर वापस आप जैसे प्रेशर हटाओगे वापस धीरे धीरे जो है वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप हर्निया के रूप में डायग्नोज कर सकते हैं। और ट्यूमर जो होती है इसको कैसे डायग्नोज करोगे दोस्तों, जो ट्यूमर होती है ये बिल्कुल हार्ड होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है। और दूसरा ये होता है, दूसरा अगर आप इसके कंटेंट को निकालोगे तो कंटेंट में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी कंटेंट बाहर नहीं आता, न मवाद आएगी न ब्लड आएगा, कुछ भी कंटेंट बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं, कुछ भी कंटेंट जो है वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल हार्ड स्वेलिंग होती है, न इसमें कोई फ्लूइड मिलेगा, न इसमें कोई ब्लड मिलेगा, न कुछ इसमें कोई पैरासाइट मिलेगा, केवल हार्ड स्वेलिंग होगी। और अगर आप पैरासेंटेसिस करेंगे तो कुछ भी नहीं आना, तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि वो ट्यूमर है। तो दोस्तों ये अपने इन सब के अंदर आपने डिफरेंस भी देख लिया, ट्यूमर के अंदर, सिस्ट में, एब्सेस में, और इन सब के अंदर आपने डिफरेंस देखा, कैसे आप इसको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है, क्या इनकी डिटेल होती है, ये सब आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं टेल एम्पुटेशन और हॉर्न एम्पुटेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।